Hello friends, my name is Tina Meritia. I am Assistant Professor, EFM Department, Government of Rajasthan. This is my brief profile. देखिए, मेरा आज ये थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। पहले मैं ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इन लेक्चर्स को किसी भी ग्रेजुएशन मास्टर्स रिलेटेड कोर्सेज़ के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, मतलब रेफ़र कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स शेड्यूल हैं, तो आप मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इसमें आप मेरे सब्जेक्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। और जैसे ही ये सब्जेक्ट कवर होंगे, मैं साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट और आप लोगों के लिए वीडियोस या कंटेंट अवेलेबल करवाऊँगी। लेकिन पहले इन 3 सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करने की तरफ जाऊँगी, ताकि ये 3 एक प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट की प्लानिंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को बीच में कोई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो तो आप एक अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट रख सकते हैं, तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। भारत में वित्तीय बाज़ार की मतलब किस तरह से है हमारे यहाँ पे, उसका परिदृश्य मतलब कैसा है। इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसा है। पहले तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट कोई एक ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे आप जाके आपको कहीं मिल जाएगा। लेकिन से ऐसा फिज़िकल कोई मार्केट है नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई नहीं है बिल्कुल है, बट बहुत ही कम मार्केट है जो आपको, जिसको आप फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हो। फिज़िकल लोकेशन की बात कर रही हूँ। जैसे इसको आम भाषा में अगर मैं कहूँ कि ये किस टाइप का मार्केट होता है, क्योंकि मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आप सब यहाँ पे बिगिनर्स हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग अभी इस सब्जेक्ट की नहीं है, इसलिए अदरवाइज़ जो इसको पहले से पढ़ते आए हैं और सिर्फ एज अ रिविजन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी बाज़ार, तो फाइनेंस का बाज़ार यानी वित्त का बाज़ार। जैसे आपके कपड़े और खाने पीने के सामान जहाँ मिलते हैं उसको उस तरह का बाज़ार कहा जाता है। कपड़े मिलते हैं वहाँ कपड़ों का बाज़ार, सामान खाने पीने का मिलता है उसको किराना, या फिर मतलब उसका सामान जो भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग बाज़ार हो जाता है ना। लोहे का, सोनार का, जहाँ जो जैसी चीज़ मिलती है, कार का, तो वो बाज़ार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वित्त की बात है तो ये फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे, अब आप सोचोगे कि फाइनेंस का कौन सा मार्केट होता है जहाँ ऐसा कुछ होता रहता है। देखिए, आपके दिमाग में अभी एक ही पिक्चर आई होगी। जैसे ही मैंने फाइनेंशियल मार्केट बोला है तो स्टॉक एक्सचेंजेस आपके दिमाग में आए होंगे। तो बिल्कुल जिसके भी दिमाग में ये आया है बिल्कुल सही आया है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है ये। इसके अंदर आपके बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस, या आप खुद जहाँ बैठे हो अपने घर में, तो आप भी उसी का पार्ट हो। क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, बचत और निवेश का, वो प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि आप उस फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा हो। तो ये भी माना जा सकता है कि मतलब ये गलत नहीं होगा कहना कि फाइनेंशियल मार्केट यहीं से शुरू हो गया जहाँ आप बैठे हो। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं सेव करूँ और उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, बचत करूँ और कहीं निवेश करूँ, ताकि मेरा पैसा डबल हो, है ना, मेरी जो पूंजी है वो दुगनी या 4 गुनी हो, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये
आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके ब्रोकर के हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास फ़िलहाल उतनी पूंजी या उतना कैपिटल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप लोन लो, बैंक से लोन आप उठाओ और उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। तब इसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो भी फाइनेंशियल मार्केट, यानी जहाँ से भी फाइनेंस का प्रोसेस निकलेगा वो सभी, मतलब वित्त की प्रक्रिया जहाँ जहाँ से भी निकलेगी, जैसे जैसे भी निकलेगी, वो एक बाजार ही है, ठीक है। एक इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंटरकनेक्टेड मार्केट, ओके। इसमें आप ऐसे सोचें कि आपने एक बार बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है। अब बैंक उसको रख के नहीं रखेगा, वो उसको आगे एज अ लोन सर्कुलेट करेगा, ठीक है। अब जो कंपनी या जो भी वेंचर है, स्टार्टअप है, वो उस लोन को अपनी मशीनरी में या प्रोडक्शन में जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगी, उससे अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करेगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बेचेगी मार्केट में वो फिर से बिकेगा, ठीक है। बिकेगा तो उससे फिर से मनी सर्कुलेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन शॉर्ट, अब उस कंपनी को पैसा मिलेगा, वो अपने वर्कर को सैलरी देगी, वो और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो जो ये साइकिल जो है, इकोनॉमी का साइकिल है, वो वही फाइनेंशियल मार्केट है। उससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति की वजह से जो उतार चढ़ाव देखा जाता है, आपके रुपये के मूल्य में देख लो, चाहे डॉलर के में देख लो, किसी के भी। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो हम रुपये की ही बात करेंगे। पर इंडिया अकेला आइसोलेशन में बात कर ही नहीं सकता, हमें इंटरनेशनली ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के बाज़ार से ही उसकी वैल्यू में, रुपए की वैल्यू में ऊपर नीचे नहीं आता है, उतार चढ़ाव नहीं आता है, वो इंटरनेशनल लेवल से भी आता है, ठीक है। देखो, इट कैन बी रेफर्ड एज अ मार्केट वेयर इन फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड, यानी कि देखो, अगर आप अपना अमाउंट जो सेविंग आपने कर रखी है और किसी कंपनी को ज़रूरत है पैसे की, उनको अपना बिजनेस चलाना है, तो वो अपने सिक्योरिटीज़ को, प्रतिभूतियों को मार्केट में लेके आती हैं, ताकि आप उनको ख़रीदो और उन्हें पैसा मिले, ठीक है। जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, या और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ यानी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, बनाई जाती है एज इन फर्स्ट टाइम उनको लाया जाता है। कंपनी को आप देते हो अपना, जो आपने सेविंग किया, आपने पूंजी इकट्ठी किया, और वो उसके बदले में आपको वो सिक्योरिटी मिल जाती है, वो प्रतिभूति मिल जाती है, जिस पे आपको ब्याज या फिर लाभांश मिलता है, ठीक है। जो भी जिस भी तरह की वो सिक्योरिटी है उसके अनुसार, ठीक है। और कंपनी को पैसा मिल जाता है, जिससे वो आगे अपना काम कर सकती है, हो गया। तो इस तरह से, और बाद में अगर आप चाहो कि अब आप कंटिन्यू नहीं करना आपको, और आपको अपनी जो अमाउंट है वो वापस विड्रॉ करना है, तो आप कर सकते हैं। वो आगे किसी और को दे देंगे, जिसको अब किसी और को ख़रीदना होगा तो उसको दे देंगे, यानी क्रिएट भी होती रहती है और ट्रांसफ़र भी होती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब इसमें कोई साइकिल का फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएँ क्या है इसकी, ये कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, बस ये तो एक अरेंजमेंट है। सेंटर भी है, कोई लोकेशंस भी है, लेकिन वो बहुत सारी नहीं है। आप घर पे बैठे करके भी अगर आप करते हो ना, वज़ीरैक्स या ईटी मनी जैसे, मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप सेविंग को अपना किसी सिक्योरिटी में लगाते हो, तो वो भी एक फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्टर यानी हम जैसे लोग, अगर अपनी मेहनत की कमाई है, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो हम बायर हुए,
यानी हम खरीदार हुए, उनकी सिक्योरिटी हम खरीद रहे हैं, बदले में उनको पैसा दे रहे हैं। तो बेचने वाला कौन हुआ? वो कंपनी भी हो सकती है, वो वेंचर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है, पर होगा ये इन्हीं में से कोई, क्योंकि इनको ही बिजनेस चलाना है और इनको ही पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास पड़ा है। इनको जितना चाहिए उतना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों से इकट्ठा करते हैं तो इनका काम हो जाता है ना। और हमें भी अपने अपने हिस्से की जो हम सेव कर सकते थे उस पर क्या बोलते हैं, उसमें इंक्रीमेंट मिल जाता है कि हम जितना सेव कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही उसकी कीमत अब होगी। ठीक है, इसमें सिक्योरिटीज़ भी आती हैं, एसेट्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स भी है, जैसे वही मैंने आपको कहा था, संपत्तियाँ, निवेश दस्तावेज, वही मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, वो सब, है ना। उसके बाद में ये जो है, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होती है? प्राइस वैसे तो कंपनी बताती है आपको, लेकिन कंपनी भी ऐसे ही ऊट-पटांग प्राइस नहीं रख पाती है। उसको भी ये पता होता है कि हम अगर ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं अपने शेयर। तो वो डिमांड के हिसाब से अपनी मतलब जिस तरह उसकी मतलब लोगों में कैसी रुचि है उसके हिसाब से अपनी प्राइस रखती है और फिर ख़रीदा बेचा जाता है। लेकिन कौन सी प्राइस क्या रखती है, किसके बदले आपको आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो पूंजी पड़ी है, आप ऐसे ही तो नहीं देने वाले फ्री में। तो आप किसके बदले दोगे? आप दोगे या तो आपको उसके बदले डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले, या तो ब्याज मिले या लाभांश मिले, है ना, तभी तो वो उसका प्राइस हुआ। जैसे कि आप फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो यही है कि आप उसकी प्राइस क्या रखते हो। जहाँ प्राइस अगर यूज़ ना करें तो कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि किस कीमत पे आप वो अपनी जो सेविंग है रखते हो, किस क्यों देते हो आप। या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने डिबेंचर वगैरह, बॉन्ड वगैरह लिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। और अगर आपने शेयर वगैरह लिए हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, यानी लाभांश मिलेगा, ब्याज मिलेगा अगर आपने ऋण पत्र खरीदे हैं तो। ये एक परवेसिव प्रोसेस यानी कि व्यापक प्रकृति का बाजार होता है। मैंने जैसे शुरुआत में ही आपसे कहा था कि कोई एक जगह नहीं है जहाँ से ये शुरू होता है और वहाँ पे ख़त्म होता है। ये हर जगह से, जैसे आप जहाँ बैठे हो वहीं से अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, अपने ऑनलाइन गए और अपना डीमैट अकाउंट खोला और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, लोन लिया, जो भी किया, मतलब कहीं से भी कर सकते हो, कोई स्पेशल जगह होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर है इसमें ये होगा कि सबसे पहली चीज़ यही थी कि किसी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो वहाँ से लेकर वो जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचा देगा, लेकिन बेस्ट प्रॉफिटेबल जगह पे। भाई अगर मुझे अपनी फर्म स्टार्ट करनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है नहीं, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा और उसको मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा दे रही हूँ, उसके जो मुझे दे रहा है उसके बदले ब्याज दे रही हूँ या लाभांश दे रही हूँ, है ना, तो उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत था और वो उसका इतना यूज़ नहीं कर रहा था और वो मुझे दे देता है, तो मैं उसका बेस्ट यूज़ कर पाऊँगी और अधिशेष जहाँ था वहाँ से घाटे की तरफ, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसकी तरफ आ जाएगा। इससे क्या होता है? पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका बेस है सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग की है उसको इन्वेस्टमेंट में बदला जाए, ठीक है। एक सेकेंड, लास्ट है, इससे क्या होता है, लास्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। डेफिनेटली जब ये साइकिल चलती है सेविंग इन्वेस्टमेंट की, तो आप जीडीपी भी आपकी बढ़ती है और जो हर किसी के पास जो पूंजी है उसका समानुपात में मतलब वितरण होता है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये मतलब ये तो नहीं कह सकती कि सबके पास कह सकते हैं कि टाटा या अंबानी जितना पैसा होगा, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल गरीब और एक बहुत ही अमीर है। कोशिश की जाएगी
कि मीडियोकर लेवल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कि 20 से 25 हज़ार के बीच में सबको मिलते रहे। एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ऐसा होने लग जाए तो सभी को मतलब देश की वृद्धि भी होगी, आर्थिक वृद्धि और विकास भी होगा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि जो है वो सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, यानी इकोनॉमिक डेवलप इससे जीडीपी वगैरह से देखा जाता है, या फिर इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, यानी बेरोज़गारी कितनी है, उस सबको सिर्फ मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, ये सब एक इकोनॉमिक टर्म से देखा जाता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात जब आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बड़ा टर्म है, इसके कंपैरिजन में आर्थिक विकास जो है वो बड़ा वर्ड है और आर्थिक वृद्धि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो विकास के अंदर आपका जो हेल्थ, एजुकेशन है ना, ये सब भी आता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किसका कितना स्वास्थ्य कैसा है, कौन स्कूल जाता है, कितने बच्चे स्कूल जाकर छोड़ देते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा है, मतलब उनका मतलब जीवन स्तर कैसा है, हर तरह से जब सब कुछ बढ़ता है तो वो आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक देश को पूरी तरह से चारों तरफ से उसको जो डेवलप्ड की कैटेगरी में अगर आना है। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, तो ये उसका वर्गीकरण है। नहीं क्या फाइनेंशियल मार्केट कैसे कैसे डिवाइड होता है, तो दो तरीके से होगा, ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित। संगठित में का मतलब यही हुआ कि जिस पे किसी न किसी अथॉरिटी की पावर चलती हो, जिस पे कंट्रोल किया जा सके, और असंगठित वो होगा जिस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी का भी रूल रेगुलेशन उस पर कोई काम करता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर कुछ काम ही नहीं करता है, वो यही है जो साहूकार, ज़मींदार या फिर चिट फंड कंपनीज जो होती हैं, इन पे किसी का जोर ज़बरदस्ती चलती नहीं है, इस वक्त इन पे कोई कानून नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जिसमें लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, बैंकिंग इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग अबाउट 2 सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग उद्योग वित्त बाज़ारों के उपरोक्त 2 खंडों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये कैसे निभाता है बैंकिंग इंडस्ट्री? देखो, चाहे साहूकार हो या ज़मींदार या फिर कोई भी बड़े कॉरपोरेट हो, ठीक है, उद्यमी हो, किसी के भी पास तो पैसा नहीं होता है, पैसा एक ही जगह से आता है, वो है बैंक। बैंक का मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास बैंक खुली है उसकी बात करूँ मैं, आरबीआई से जो उसका रेगुलेटर है वहाँ से ऑर्डर होते हैं, और वही फिर जितनी भी बैंक्स हैं, यानी कि पूरी इंडस्ट्री, बैंकिंग उद्योग, पैसा तो वही है और कहीं नहीं है। बाकी जो भी है वो ब्लैक मनी है, ठीक है, काला धन, उसका कोई मतलब नहीं है, हम उसकी बात यहाँ कर ही नहीं सकते। वो है तो वो यूज़ नहीं होता है, वो गलत है, वो उसको प्रॉपर वे में नहीं लाया जा सकता। तो हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे, हम जो जनरली है उसकी बात करें कि दोनों ही सेगमेंट है, चाहे कंट्रोल किया जा सके या ना किया जा सके, संगठित हो या असंगठित हो, दोनों में ही बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें देखो, एक स्लाइड ये है जिसमें आपको मैंने जनरल बता रही हूँ कि कैसे कैसे बांट सकते हैं। क्लेम के बेसिस पे डेट और इक्विटी हो सकता है। अब मैच्योरिटी में देखो तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हो सकता है। आगे आएगा हम क्या मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है। और अगर डिलीवरी मतलब शेयर और सिक्योरिटी जो भी हैं उनकी डिलीवरी का टाइम देखा जाए, कमोडिटीज़ का टाइम देखा जाए, तो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट, या आप ऐसे कह सकते हो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। और लास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से कि मतलब कैसा ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब मार्केट जो है वो ऑनलाइन वाला सिस्टम जो कह सकते हैं। और एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट, यानी कि काउंटर पे जाके फिजिकली। तो ये एक डिवीज़न है, एक आप ध्यान में रख सकते हो। ऑल्दो आपको जो रेफ़र करना चाहिए वो ये है नेक्स्ट वाला, जिसमें देखो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड के 2 पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
जिसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, सीपी, सीडी, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब बहुत कुछ। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती हैं, अल्पकालीन जो चीज़ें होती हैं वो मनी मार्केट में आती हैं, और जो दीर्घकालीन चीज़ें आती हैं वो कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाज़ार में आती है। मनी मार्केट यानी मुद्रा बाज़ार, जिसमें छोटी यानी अल्पकालीन चीज़ें आती हैं, प्रतिभूतियाँ आती हैं, और कैपिटल मार्केट जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ देखी जाती हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट के आगे और हिस्से किए जा सकते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब पहली बार सिक्योरिटी का क्रिएशन हो, पहली बार सिक्योरिटी ट्रांजैक्ट हो, और सेकेंडरी मार्केट जब वो रिपीट ट्रांसफ़र हो इधर से उधर। ठीक है, ये सेम मैंने रिपीट वही लिखा है, संगठित, असंगठित, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के अलग अलग ये जो भी हैं, मतलब वाणिज्य मुद्रा बाजार, ट्रेजरी बिल, अल्पकालीन ऋण, मांग पर देय मुद्रा बाजार, ये हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ। फिर पूंजी बाजार, इसमें आ गया औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, सरकारी प्रतिभूति और दीर्घकालीन प्रतिभूति। औद्योगिक प्रतिभूति में आ गया प्राथमिक और द्वितीयक या सहायक बोल सकते हो। और ऋण की बात करेंगे तो उसमें आप मॉर्टगेज या गारंटी के अगेंस्ट भी दे सकते हो, या बिना किसी गारंटी के भी लोन दिया जा सकता है। मॉर्टगेज यानी आप गिरवी रख कर देते हो कोई चीज़, और गारंटी किसी न किसी चीज़ की गारंटी तो आपको देनी पड़ती, या विदाउट गारंटी भी हो सकता है। ठीक है, ये वही चीज़ मैंने लिखी है, फिर से रिपीट आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज मार्केट में मनी और कैपिटल। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आगे फ्यूचर लेक्चर्स में आएंगे, आगे के लेक्चर्स में, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं, मतलब 1 दिन से 1 साल के बीच के जो भी प्रतिभूतियाँ या परिसंपत्तियाँ आती हैं वो सब आती हैं मनी मार्केट के अंदर। परिसंपत्ति तो आ नहीं सकती क्योंकि 1 साल में परिसंपत्ति ख़त्म नहीं हो सकती, पर प्रतिभूति ज़रूर हो सकती है। कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाज़ार जो दीर्घकालीन होता है, यानी 1 साल के ऊपर के वक्त, जितना भी वक्त हम उसको लगाते हैं, अपना निवेश करते हैं, वो सब आता है पूंजी बाज़ार में। मुद्रा बाज़ार में 1 दिन से 1 साल का वक्त देखा जा सकता है, यानी कि अल्पकालीन निधियाँ। ठीक है, और कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाज़ार जिसमें 1 साल से ऊपर की जितनी भी निधि या स्रोत हम अपना निवेश करते हैं वो सब। तो पूंजी बाज़ार के अंदर प्राथमिक, जिसको प्राइमरी, प्रीलिमिनरी या न्यू इश्यू बोल सकते हो, प्रारंभिक, प्राथमिक और नवीन अंक। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसको स्टॉक एक्सचेंजेस आप जानते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आपको सुना है। ये तो 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अभी उसकी बात नहीं करनी, मैं उससे बता रही हूँ आपको। तो सेकेंडरी यानी सहायक। ओके, ये फिर से वही बता रहे हैं, मनी मार्केट यानी शॉर्ट टर्म लोन और कैपिटल लॉन्ग टर्म, इस तरह से ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब इम्पोर्टेंस मतलब क्या महत्व है भाई, क्यों, क्या करना है इस फाइनेंशियल मार्केट का। देखो, इसका मतलब होता है, मैं सिंपल बता रही हूँ, वैसे आप स्क्रीन पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी ये कि आपको अगर पता होगा कि मेरा जो सेविंग मैंने कर रखी है उसको कहीं बहुत, वो सेविंग अगर मैंने 2 रुपये बचाएँ तो 10 बनाए जा सकते हैं, तो आप सेविंग करोगे, है ना, अदरवाइज़ नहीं करोगे। तो ये आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से आप ये सब कर सकते हो। तो आप मतलब आप एनकरेज होगे ना, आप प्रोत्साहित होगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे सेविंग करनी है ताकि मैं अपना पैसा बढ़ा सकूँ, यहाँ लगाना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब, है ना। दूसरा, इससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी पूंजी निर्माण। वही मैंने शुरू में बताया था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है, बचत और निवेशों का जो साइकिल है, वो इसी की वजह से चलता है कि हाँ आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तभी तो आप सेविंग करोगे, बचत करोगे।
उससे आर्थिक विकास भी होगा और आर्थिक वृद्धि तो होनी ही होनी है। रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, मतलब जोखिम प्रबंधन कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनमें लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तो किसी एक जगह रखने से तो मतलब नुकसान होने के चांसेस है ना। मान लो अगर आपने तिजोरी में पैसे रख दिए और चूहा उतर गया, तो आपकी तो सारी मेहनत बर्बाद होगी ना। इस तरह से अगर मान लो किसी एक कंपनी में आपने लगाया तो और वो डूब गई तो आपके पैसे बर्बाद हो गए। जैसे चिट फंड कंपनीज अगर आपने उसमें लगाया, हेरा फेरी तो सबने देखी है ना, तो वैसा अगर धोखा हो जाए तो इस चीज़ों को फाइनेंशियल मार्केट अवॉइड करवाता है, हेल्प करता है कि आप अपनी जो बहुत मेहनत से आपने कमाया है उसको अलग अलग विकल्प ढूंढ के आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सको और उसको मतलब आप जो आपकी पूंजी है वो दुगनी और चार गुनी हो सके। ठीक है, वही एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कुशल संसाधन आवंटन, मतलब आपको कहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा वहाँ आपको बताया जाता है कि यहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट निवेश करें और ब्याज या फिर लाभांश का फ़ायदा उठाएं, है ना। देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास भी इसी से होता है। लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी, यानी कि आप जब चाहो इससे आपको पैसा चाहिए तो आप अपने सिक्योरिटीज से विड्रॉ कर लो। आप लेट एप्लीकेशन दो कि मुझे नहीं भाई अब मेरे को विड्रॉ करना है, मुझे अपने पैसे दे दो और आप शेयर अपने रखो और किसी और को देते रहना। और मार्केटेबिलिटी यानी कि आपकी अगर आप चाहते हो कि किसी फ्रेंड को ही दे दो कि मैंने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और तू चाहे तो तू मुझसे खरीद ले, मुझे पैसा दे दे क्योंकि मुझे ज़रूरत है, तो वो इजीली खरीद लेगा क्योंकि वो अच्छी कंपनी से खरीदे हुए शेयर है ना। तो मार्केटेबिलिटी होगी यानी विपणन क्षमता। अगर ऐसी गहरी चीज़ें होती जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो फिर नहीं होता ना। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ट्रस्टवर्दी है, जिसको सब मानते हैं, सबको पता है क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली वो जल्दी से आपसे ले लेंगे और आपको जिस वित्त की ज़रूरत है आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग डिसीजन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको कंपनियों को पता होता है कि उसकी डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, सप्लाई कहाँ से आनी है, उन सब का बैलेंस करके एक प्रॉपर प्राइस सेट कर दी जाती है कि हाँ इतने हमसे ख़रीदने वाले ऐसे लोग हैं कि हम ये प्राइस रख सकते हैं। अगर उसमें कि आपकी जो मांग है उसमें गिरावट आए तो प्राइस उन्हें गिरानी पड़ेगी, उनको अपनी जो वैल्यू है मूल्य निर्धारण करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसी तरह दूसरे बिजनेस डिसीजंस है और भी, जैसे सिर्फ प्राइस से ही तो नहीं होता ना, और भी चीज़ें हैं वो भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। पर बिना वित्त के कोई भी फैसला एक कंपनी में होता ही नहीं है, बिना फाइनेंस के कंपनी चलती नहीं है, तो सारे फैसले इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, मतलब कि मैनेज किया जा सकता है कि अगर नुकसान वैल्यू जो है अपने रुपए की अगर डॉलर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए तो किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को कैसे कंट्रोल करके आरबीआई मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में अपनी जो रुपए की वैल्यू है उसको कैसे स्टेबल यानी स्थिर रखता है ना। और लास्ट काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात जॉब वगैरह मिल जाती है। अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 2 करोड़ से अगर स्टार्ट करता है तो वो काफ़ी लोगों को हायर करेगा, जॉब देगा, है ना। देश भी आगे बढ़ेगा, उत्पाद भी बढ़ेंगे, रोज़गार भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, मतलब ओवरऑल हॉलिस्टिक, है ना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं यानी प्रतिभागी कौन से हैं? बैंक है, कोऑपरेटिव हो चाहे कमर्शियल हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे डेवलपमेंट है तो बैंक ही। पर कमर्शियल और कोऑपरेटिव जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह के ऋण देते हैं। और जो नीचे इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट यानी निवेश और विकास, ये दोनों बड़े लोन यानी दीर्घकालीन लोन देते हैं। ठीक है, आपके पैसे ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन यानी निक्षेपी संस्थाएं क्यों बोला है मैंने इसलिए बोला है कि ये जो है वो आपको लोन देते भी हैं तो आपका पैसा से रखते भी हैं, अपने पास जमा भी करते हैं, यानी डिपॉजिट भी देते हैं और लोन देते भी हैं। और जो दूसरी संस्थाएं हैं
गैर निक्षेपी यानी नॉन डिपॉजिटरी, ये आपको आपका इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन आपसे पैसा लेंगे नहीं, पैसा जमा नहीं करते ये लोग, ठीक है। यानी इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा जमा करके आपको फिर से ऑन डिमांड नहीं देती है। म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेके इन्वेस्ट कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर देगी, जो ब्रोकर वगैरह है, प्रोविडेंट फंड है, ये सब इन्वेस्ट कर देंगे। दो और हैं, अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकर। अंडरराइटर्स और मर्चेंट बैंकर मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी है, परिभाषा इसलिए लिखी है कि आपको इसमें पूरे चैप्टर आते हैं। तो होता क्या है, अंडरराइटर तो आपने शेयर्स वगैरह देखा होगा 12th क्लास में कि जब कंपनी का शेयर इशू आता है तो कंपनी को कुछ लोग एजेंट्स जो होते हैं अपने कमीशन बेस पे ये कहते हैं कि अगर आपके ये इतने % शेयर जो कि हम कमिट करते हैं अगर नहीं बिकते हैं तो हम लेंगे उसको इतने % कमीशन के ऊपर। वो होते हैं अंडरराइटर्स यानी अभिगोपालक। जैसे कंपनी को क्या फ़ायदा है, कंपनी को ये फ़ायदा है कि उसको ये पता है अगर क्योंकि 90% अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो आप वो इशू जो है आपको कैंसिल करना पड़ता है। तो इस केस में वो इशू कैंसिल होने से बच जाता है, क्योंकि बाकी जो पार्ट बच रहा है, जो शॉर्ट रह गया वो पूरा नहीं हो पाया, 90% नहीं हो पा रहे हैं। अगर 70-80% ही हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, तो वो जो 10-20% बच रहे हैं ना, वो लोग कमीशन के बेसिस पे ले लेंगे, तो आप इशू को सक्सेसफुल बना सकते हो। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, ये कोई बैंक नहीं है पर बैंक जैसा काम करता है। यानी कि अगर कंपनी बनाई जा रही है, एक कंपनी नई खड़ी करी जा रही है, तो उसको बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, लोन उठाना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो सब काम ये करके दे देता है। बैंक वाला काम तो कर ही देता है, साथ ही साथ और काम भी कर देते हैं ये लोग, पर अपनी फ्री में तो कोई नहीं करता है, लेकिन करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।